हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 15 प्रश्न जो पेडागोजी के प्रश्न हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार प्रश्न ट्रेंड होते हैं। किस प्रकार से सीटेट में पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्नों के पूछने की जो श्रृंखला होती है किस प्रकार की होती है। तो चलिए, आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ पर आप जो है टैग वर्ड को यूज करके जो है प्रश्नों को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है कि किसी भी भाषा पर, वो चाहे आपका हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, ठीक है, उर्दू भाषा हो, किसी भी भाषा हो, किसी भी भाषा पर अगर आपको अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थ को जानना। बताइए, क्या शब्दों के अर्थ को जानना या फिर उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना। सी ऑप्शन है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना और डी ऑप्शन है उस भाषा का व्याकरण जानना। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी भाषा पर अगर आपको अधिकार प्राप्त करना है तो उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो अधिकाधिक प्रयोग करना, अगर उस भाषा का आप अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब उस भाषा पर आप जो है अधिकार प्राप्त कर लिए, उस भाषा का आपको ज्ञान है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प लॉक हो जाता है। प्रश्न नंबर दो है कि प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 की बात की जा रही है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। बहुत कुछ लेकर विद्यालय आता है, इसका मतलब कि वो घर से जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो बहुत कुछ लेकर विद्यालय जाते हैं, जैसे अपनी अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो घर से विद्यालय एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि वे जो है अपनी भाषा को लेकर जाते हैं। वो मातृभाषा में अगर वो बात करते हैं, मातृभाषा में बोलते हैं तो वो जो है मातृभाषा अपनी लेकर जाते हैं, अपनी भाषा वो लेकर जा। अगर उनको हिंदी आती है तो हिंदी लेकर जाएंगे, अंग्रेजी आएगी तो अंग्रेजी ले। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बच्चे जो है खाली स्लेट होते हैं तो समझ लीजिए वो प्रश्न कैसा है। वो प्रश्न है निगेटिव। आंसर आपको लगाना है निगेटिव, कि बच्चे जो है कोरे कागज़ या फिर खाली स्लेट नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, और जब विद्यालय जाते हैं तो अपनी भाषा को लेकर, अपने अनुभव को लेकर, दुनिया के देखने का जो अपना दृष्टिकोण है आदि चीज़ें वो लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? जब भी ऐसा प्रश्न बने तो भाई लगाइएगा यहाँ पर भाषा, कि बच्चे खाली स्लेट नहीं होते, उनको कुछ ना कुछ आता है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि बच्चों के बोलने, यहाँ पर बोलने होना चाहिए, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगर सही है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, और हमें आंसर कैसा लगाना है? पॉजिटिव लगाना है। ठीक, अगर सही है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे। निगेटिव के साथ क्या लगाएंगे? निगेटिव लगाएंगे। क्लियर? तो ए ऑप्शन है कि सभी बच्चों की बोलने सीखने की गति एक समान होती है क्या? सभी बच्चे एक समान होते हैं क्या? सभी बच्चे एक समान सीखते हैं क्या? हैं? आप अगर बच्चों को, प्राथमिक लेवल बच्चों को अगर आप पोएम सिखा रहे हैं तो कुछ बच्चे होते हैं क्या? पिछड़े बालक होते हैं, कुछ होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो कुछ बच्चों को जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा लेट सीखते हैं। तो इसका मतलब तो सभी की सीखने की जो गति होती है वो समान नहीं होती है ना। तो ये क्या है? आपका निगेटिव है, और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पॉजिटिव। दूसरा है यहाँ पर बी ऑप्शन की बड़े परिवार में बच्चों की बोलने यहाँ कर लीजिएगा आप लोग। बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है क्या? इसका मतलब कि जो गरीब घर के बच्चे आते हैं उनको कुछ आता नहीं है। तो ये सब देखो, ये गलत है, यहाँ पर पॉइंट ही गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी क्या है? निगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सी है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है।
ठीक, ए भी आपका क्या है, निगेटिव है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, जो बचता है डी ऑप्शन। यही पॉजिटिव है कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। अगर बच्चों को आप अधिक से अधिक भाषा कहने सुनने के आप अवसर दोगे तो वो जो है भाषा का प्रयोग सरलता से सीखेंगे और करेंगे। क्योंकि जो निर्धन परिवार के बच्चे हो गए, जो बड़े परिवार के बच्चे हो गए, जो आर्थिक स्तर होता है वो किसी को भाषा से या फिर किसी प्रकार के सीखने में बाधा कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर फिलहाल हम डी ऑप्शन को लॉक करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो कैसी लग रही है फटाफट से लाइक कर दीजिए और जो है अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो प्रश्न नंबर 4 है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉजिटिव के साथ हमने बताया पॉजिटिव। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते अगर आप कक्षा 5 के शिक्षक हैं तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाएं। हो सकता है, कहते हैं ना कि अगर अवसर मिल जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना बिल्कुल हो सकता है। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, तो देखिए अंक आ गया यहाँ पर, अंक प्राप्त करना। अगर ग्रेड की बात की जाए, हम बच्चों को सिर्फ मार्कशीट के लिए तैयार नहीं करते हैं, हम बच्चों को इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो जब अंक की बात करें, ए ग्रेड की बात करें, तब आपका समझ लीजिए आंसर कैसा है, तो आंसर आपका है निगेटिव। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो है यहाँ पर कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अवसर आ जाए तो समझ लीजिए पॉजिटिव है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपको अवसर मिल रहा है, जो आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, वो कहीं गलत चीज़ों के लिए तो नहीं मिल रहा है, गलत मार्गदर्शन के लिए तो नहीं मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि छात्र व्याकरण के माध्यम से डाट डाट करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं क्या? विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, या फिर भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, ध्वनियों में सूक्ष्म स्तर। तो छात्र जो है व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप शुद्ध रूप से सीखते हैं, प्रयोग करना सीखते हैं। क्लियर? भाषा कितनी प्रकार की होती है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा, कैसा होगा? बच्चों को व्याकरण नियमों से अवगत कराना, या फिर बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, या फिर भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। जब नियम आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपका निगेटिव है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा वो होगा डी, कि जब भी अवसर मिल जाए, प्रयोग मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, सर्वांगीण विकास मिल जाए, तो समझ लीजिए ये सब क्या हैं, ये सब के पॉजिटिव पॉइंट है कि एक भाषा शिक्षिका होने के नाते अगर हम व्याकरण पढ़ाते हुए भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाते हैं तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 7 है कि निगमन विधि है। निगमन विधि और आगमन विधि क्या है? तो जो आगमन विधि होती है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण, उसके बाद नियम। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण उसके बाद नियम, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण बताएंगे उसके बाद नियम बताएंगे, तब हो जाएगा आगमन विधि। और निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि यहाँ पर पूछा गया है तो क्या होगा, नियम बताकर उदाहरण देना, नियम बताकर उदाहरण देना हो जाएगा आपका निगमन विधि, और उदाहरण देना फिर नियम बताना हो जाएगा क्या, आगमन विधि। बताइए। प्रश्न नंबर 8 है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। हिंदी में हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है इसलिए करते हैं,
या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसलिए करते हैं, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है इसलिए करते हैं, या फिर केवल गद्य पाठों के लिए अभ्यासों का हिस्सा है। तो काट दीजिए, अगर केवल दिख जाए आपको तो ये विकल्प तो आपका कट गया है। तो व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, ठीक है, हो सकता है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा कि मुहावरे और जो लोकोक्तियों का प्रयोग हम करते हैं वो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 है, गृहकार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। उचित का मतलब सही है, अब जो सही है उसी को हमें लॉक करना है। गृहकार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो गृहकार्य देना अति आवश्यक है, हो सकता है गृहकार्य देना अति आवश्यक है, लेकिन जो अति शब्द है ये क्या जोर दिया जा रहा है ना, अति आवश्यक है। अगर जिस वाक्यांश में जिस शब्द में आपको जोर देने की बात की जाए वो समझ लीजिए कैसा है, निगेटिव है, और हमें सही है यानी कि मतलब पॉजिटिव चाहिए। गृहकार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ये बताइए, गृहकार्य आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को दे रहे हैं, अभिभावक कहाँ से आ गए, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव, ये भी कट जाएगा। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार्य दिया जाना चाहिए, या फिर गृहकार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ये हमें यहाँ पर मिला क्या, हमें मात्र, और जो मात्र मिल जाता है, केवल मिल जाता है, तो समझ लीजिए कैसा है, ये आपका है निगेटिव, और निगेटिव का आप हटा दीजिए, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि गृहकार्य जो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार दिया जाना चाहिए, यही विकल्प जो है उचित है। बच्चे अगर फर्स्ट के हैं तो आप उनको फर्स्ट के लेवल के गृहकार्य दीजिए, ठीक, उनकी स्तर के क्षमताओं के अनुरूप दीजिए कि वो कर सकते हैं या नहीं। अगर वो गृहकार्य नहीं कर पाएंगे तो घर जाके कौन करेगा भाई, वो दूसरों से करवाएंगे या फिर उनके पेरेंट्स करेंगे, तो इसलिए उनकी क्षमता और स्तर के अनुसार ही गृहकार्य दीजिए, तभी तो बच्चा कर पाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 10 है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है, ठीक है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना शब्द कैसा है भाई, निगेटिव है ना। भाषा के व्याकरण का आकलन करना, या फिर भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, लॉक करिए सी ऑप्शन कि जब भी आ जाए आपको प्रयोग, जब समझ लीजिए पॉजिटिव है, आपका विकल्प सी ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं। हम शिक्षण सहायक सामग्री क्यों जो है प्रयोग करते हैं। आप सूक्ष्म शिक्षण कराए होंगे, है ना, तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजन बन जाता है। बिल्कुल सही है कि अगर हम जो है ऐसे पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, और अगर हम सहायक सामग्री से पढ़ाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा समझेगा, और ज़्यादा जब उसको सरल लगेगा, आसान लगेगा, तो वो क्या करेगा, रुचि लेके, मनोरंजन लेके पढ़ेगा, ठीक। बी है, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। बिल्कुल सही। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। बिल्कुल सही। डी ऑप्शन को लॉक करिए, उपयुक्त सभी। तो सीटेट में जो हिंदी का पेडागॉजी होता है वहाँ प्रश्न ऐसे ही बनता है, आपको प्रश्न घुमा दिया जाएगा, बिल्कुल भी आप समझ नहीं सकते कि इसमें कौन सा विकल्प लॉक करूँ, लेकिन आपको जो है बहुत ज़्यादा आसान है कि निगेटिव और पॉजिटिव जो है टैग वर्ड को पहचानो, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो जो है आपकी ये सीटेट एग्ज़ाम क्या है, आसान है। 120+ का आपका कहीं नहीं गया है पेडागॉजी, अगर आपकी एकदम सही है तब। प्रश्न नंबर 12 है कि श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। नहीं का मतलब निगेटिव, हमें नहीं वाला देखना है कि श्रव्य सुनने संबंधी सहायक सामग्री का साधन नहीं है। श्रव्य का मतलब क्या है, सुनने, ठीक है। रेडियो को हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। रेडियो का क्या करते हैं, सुनते हैं, ये क्या है, सही है। और हमें चाहिए क्या, भाई, हमें गलत वाला चाहिए ना, निगेटिव ही चाहिए। टेलीफोन को क्या करते हैं हम, सुनते हैं, ये भी क्या है, सही है। ग्रामोफोन को क्या करते हैं हम, सुनते हैं, ये भी क्या सही है। लेकिन जो भ्रमण है, ये जो भ्रमण है
इसको क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं। ये जो भ्रमण है इसको हम देखते हैं, और कैसे देखते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो यही श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। बी विकल्प लॉक हो जाएगा कि यही क्या है, यही गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 13 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हों। केवल काट दीजिए। अत्यंत छोटे हों, भाषा सरल भाषा से युक्त हो, बच्चों के परिवेश से जुड़े। तो सरल कठिन हमने पहले ही बताया, जहाँ पर सरल कठिन की बात की जाए कि ये करने से भाषा सरल हो जाएगी, ये बहुत सरल लगता है, तो उसको आप काट दीजिए। अत्यंत छोटे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अत्यंत छोटे होंगे तो क्या वो देखने में अच्छा लगेगा या फिर बच्चे समझ पाएंगे क्या, तो डी विकल्प लॉक हो जाएगा, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक। प्रश्न नंबर 14 है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं, जैसे पाठचर्या सहगामी क्रियाएं हम कराते हैं, उसमें क्या है, गीत कराते हैं, संवाद, वाद विवाद, अंताक्षरी कराते हैं, भाषण हो गया आपका, वाद विवाद हो आदि में सहायक है। किसमें, भाषा और साहित्य को समझने में। ये सब हम क्यों कराते हैं, ये किसमें सहायक हैं, भाषा और साहित्य को समझने में। अधिक अंक प्राप्त करने, हमने पहले भी बताया कि जब भी अंक की बात करें आप तुरंत काट दीजिए, आप ऑप्शन को पढ़िए ही मत, काट दीजिए। जब ग्रेड की बात की जाए, जब अंक की बात की जाए, तब आप तुरंत उसको काट दीजिए। समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो हमारा जो ए विकल्प ही राइट होगा, भाषा और साहित्य को समझने में हम ये सब पाठचर्या सहगामी क्रियाएं कराते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जो पाठ में चित्र दिए जाते हैं, भाई छोटे बच्चे जो होते हैं उतने अधिक तो समझ नहीं सकते, है ना, वो पढ़ते हैं, एक शिक्षक उनको पढ़ाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जब वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कुछ चीज़ें हैं जो उनको अच्छे से समझ नहीं आती, है ना। तो जो चित्र दिया जाता है, पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, कंपलसरी है। तो ये देखो तीनों विकल्प कट गए कि चित्रों का जो उद्देश्य होता है वो जो है मूर्त अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता। जब बच्चे कोई कहानी की, राजा रानी की कहानी पढ़े और उनको बड़ा मज़ा आया, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर राजा बने हैं, रानी बने हैं, वहाँ पर उनके 4 पुत्र बने हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब वो उनको देखते हैं तो बिना कहानी पढ़े ही वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ें इसमें होनी है। तो संकल्पना करते हैं, जो अमूर्त संकल्प, जो उनको दिखाई भी नहीं देता है, जो उनको दिखाई भी नहीं देता वो भी वो सोच लेते हैं, इसलिए चित्र का प्रयोग किया जाता है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा। और इस वीडियो को आप जो है अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना, जिससे और भी लोग जो है, गांव में बैठे लोग, शहर में बैठे लोग, जो जिसको पेडागोजी की क्लास चाहिए वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेज। यहाँ पर आपकी डेली क्लास होती है, वो पर्यावरण की हो गई, साइकोलॉजी की और हिंदी की, ये सब क्लासें डेली होती हैं।